Now girls, today we are going to start some more accounting terms. कल हमने accounting terms करी थी और वो आपने प्रिपेयर करी होंगी। आज हम शुरू करते हैं और कुछ accounting terms। तो सबसे पहले आप देखिएगा हमारे सामने जो accounting terms हैं वो है purchases। क्या है हमारे सामने? purchases। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा आप परचेजेस के लिए। ये हमारी पहली अकाउंटिंग टर्म है परचेजेस। परचेज का मतलब होता है खरीदना। इसका एक सिनोनिम वर्ड होता है बाय। बाय का मतलब भी खरीदना होता है, परचेज का मतलब भी खरीदना होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अकाउंट्स में जो ज्यादातर वर्ड आता है खरीदने के लिए वो परचेजेस आता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि परचेज का मतलब खरीदना है, इसमें समझना क्या? आप मार्केट गए, आपने किताबें खरीद ली, आपने कुछ खाने का खरीद लिया, आपने अपनी शॉपिंग का सामान खरीद लिया, आपने बुक्स खरीद ली और कुछ चीजें आपने खरीद ली, तो ये क्या परचेज है? खरीदना। नॉर्मल सेंस में हम कह सकते हैं हाँ जी ये खरीदना हुआ। लेकिन क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो बिजनेस में परचेजेस का मीनिंग क्या है ये हमें देखना है। देखिए याद रखिएगा, बिजनेस में परचेज सिर्फ और सिर्फ उसे कहा जाएगा जो गुड्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए। क्या कहा मैंने? जो गुड्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसे क्या कहा जाएगा? परचेज कहा जाएगा। जो गुड्स हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसे परचेज कहा जाएगा। देखिए पहली लाइन लिखी हुई है, द टर्म परचेजेज इज यूज्ड। पहली लाइन क्या है? अगर आप ध्यान से देखें, ये पहला पॉइंट, द टर्म परचेजेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। नई सड़क पे एक दुकान है किताबों की, वो किताबें बेचता है। उसने किताबें खरीदी अपने कंजम्पशन के, अपने यूज के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए। तो वो जो किताबें खरीदी हैं वो किताबें उसके लिए क्या हैं? गुड्स हैं। किताबें उसके लिए क्या हैं? गुड्स। और वो जो किताबें खरीदी हैं वो क्या हो गई? परचेजेज हो गई। अब वो किताबें क्या करेगा? सेल कर देगा। क्या कर देगा? किताबें सेल कर देगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से फ्रूट्स बेचने वाला मैंगो बेचता है। मैंगो खरीदा, मैंगो उसके लिए गुड्स है, जब वो खरीदेगा उसे तो हम उसे क्या कहेंगे? परचेजेस। लेकिन याद रखना बेचने के लिए। दो बातें ध्यान में रखनी है परचेजेस के रिगार्डिंग, सामान खरीदा बेचने के लिए, गुड्स खरीदी बेचने के लिए। और याद रखना अकाउंट्स में जहाँ जहाँ गुड्स की बात होती है तो इसका मतलब या तो वो परचेज होगा, खरीदा है, और बेचा है तो सेल होगा। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लो एक कपड़े की दुकान है, उसने कपड़े खरीदे बेचने के लिए, तो वो कपड़े का खरीदना क्या है? परचेजेज है। क्लियर हो गई बात? एक न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़पेपर खरीदे बेचने के लिए, तो वो क्या हो गई? परचेजेज हो गई। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक कपड़े की दुकान है जहाँ पर कपड़े मिलते हैं। अगर उसने कपड़े खरीदे हैं बेचने के लिए तो वो खरीदने को परचेजेस कहेगा और कपड़े उसके लिए क्या हो गए? गुड्स हो गए। लेकिन अगर उसने कपड़े खरीदे हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए तो फिर अकाउंट्स में उसे परचेजेस नहीं कहा जाता। नॉर्मल सेंस में हम उसे परचेजेस या बाय कुछ भी कह लें, लेकिन अकाउंट्स में उसे परचेजेस नहीं कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से मान लीजिए बल्ली महाराज में एक शॉप है, शूज की दुकान है, उन्होंने शूज खरीदे बेचने के लिए, तो शूज उनके लिए गुड्स है और शूज का खरीदना उनके लिए क्या है? परचेजेस है। क्योंकि शूज खरीदे गए हैं बेचने के लिए, खरीदे गए हैं बेचने के लिए। लेकिन मान लो अगर किसी ने शूज खरीदे अपने इस्तेमाल के लिए तो फिर वो क्या कहलाएंगे? वो परचेजेस नहीं होगा, वो सिंपल बाय कहो उसे नॉर्मल सेंस में, मतलब अकाउंट में उसे हम परचेजेस नहीं कहेंगे। क्लियर हो गई बात? अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि परचेजेस जो होती हैं वो कैश में भी होती हैं और उधार भी होती हैं। देखिए यहाँ जो ये जो वर्ड आया है क्रेडिट, मैंने आपको बताया था इस क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो पता चला गुड्स जो खरीदी जाती हैं वो कैश में भी खरीदी जाती हैं और उधार में भी खरीदी जाती हैं। ठीक है, गुड्स तो खरीदी जाती हैं वो कैश में भी और उधार में भी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरी पेस्ट्री की शॉप है
तो बताइए मैं क्या करता हूँ, पेस्ट्री बनी बनाई खरीदता हूँ और बेच देता हूँ, बनी बनाई खरीदता हूँ बेच देता हूँ। तो पेस्ट्रीज मेरे लिए गुड्स हैं और पेस्ट्रीज का खरीदना मेरे लिए क्या है, परचेज है। अब मैं ये जो पेस्ट्रीज हैं ये कैश में भी खरीद सकता हूँ और उधार में भी खरीद सकता हूँ। तो उधार में खरीदना या कैश में खरीदना दोनों ही परचेजेज में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। दो तरह के बिजनेस होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के बिजनेस। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, ये रहा देखिए, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और दोनों में ही परचेजेस का अपना अपना मीनिंग होता है। तो चलिए समझते हैं हम दोनों का मीनिंग। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जहाँ हम सामान खरीदते हैं और बेच देते हैं, यानी कि हमें उस सामान को बनाना नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? जैसे आप जमजम बुक डिपो का एग्जाम्पल लीजिए, गली कासमजान में जो स्टेशनरी की शॉप है जमजम की, उसका एग्जाम्पल लीजिए। वो ट्रेडिंग बिजनेस है। जमजम वाले जो भी सामान रखते हैं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे पेंसिल हो, और इरेजर हो, पेन हो, या और शीट्स हो, कुछ भी सामान है वो खरीदते हैं और खरीद कर बेच देते हैं। तो इसका मतलब जमजम वाले कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। इसी तरीके से जितने भी लोग फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, जितने भी लोग सब्जी बेचने का बिजनेस करते हैं, सब ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, क्योंकि सब सामान खरीद कर बेचते हैं, सब सामान खरीद कर बेचते हैं। नई सड़क पे जो बुक्स मार्केट है सब ट्रेडिंग बिजनेस है। वो खुद किताबें नहीं छाप रहे, वो क्या करते हैं, पब्लिशर से किताबें ली और खरीद कर उन्हें बेच दिया। बल्ली मारान में बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो शूज खरीदते हैं और खरीद कर बेच देते हैं, खरीदा और बेच दिया, तो उसे ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जहां पर हम गुड्स को खुद बनाते हैं। क्या करते हैं हम? जहां पर गुड्स को हम खुद बनाते हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक मिठाई वाले की दुकान है, चेनाराम। चेनाराम क्या करता है, फतेहपुरी के पास जो मिठाई वाले की दुकान है, कुछ लोग उसे चाइनाराम करते हैं, चाइनाराम, बट चाइनाराम नहीं है, उसका नाम चेनाराम है। तो वो जो मिठाइयाँ बनाता है वो खुद मिठाइयाँ बनाता है और बेचता है। इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है। क्या करता है? वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ट्रेडिंग बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स का मीनिंग। ये तो हम कर चुके हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स का मतलब होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में परचेज का मीनिंग क्या होता है। ट्रेडिंग बिजनेस में परचेज का मतलब होता है गुड्स खरीद कर बेच देना, वो क्या कहलाएगा? परचेज। जैसा अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे कि सब्जियां खरीदी बेच दी, तो ये ट्रेडिंग बिजनेस है। और सब्जियां क्या हो गई? गुड्स हो गई। और सब्जी का खरीदना मार्केट से, वो क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। गुड्स वो चीजें होती हैं जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए। यानी कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। और आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपके फादर का जो भी बिजनेस है, जैसे मैं आपके फादर का बिजनेस मान लिया, किसी के फादर का बिजनेस शूज का है या स्लीपर्स का है, वो खरीद कर बेच देते हैं। तो जो शूज और स्लीपर्स हैं वो आपके फादर के लिए गुड्स हैं, और जहां से वो खरीद रहे हैं, खरीदना क्या है? परचेज। और जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस। क्या है वो? ट्रेडिंग बिजनेस। तो होप आपको गुड्स का मीनिंग, एक मीनिंग क्लियर हो गया ट्रेडिंग बिजनेस के सेंस में, कि गुड्स को खरीद कर बेच देना क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस। और ये बहुत ज्यादा जगह होता है। आप मार्केट में जाएं, आप सब्जियां खरीदें, फल खरीदें, मीट खरीदें, खाने पीने की अदर आइटम्स खरीदें, शॉपिंग का सामान खरीदें, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, सामान खरीद कर बेच देते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट को बनाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल को एक्वायर करना। क्या करना? रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, और रॉ मटेरियल को एक्वायर करके उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाना और फिर उसे बेच देना। रॉ मटेरियल को एक्वायर करना और फिर उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना और फिर उसे बेच देना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जलेबी का नाम आपने सुना होगा और खाया भी होगा।
ठीक है, रमज़ान में भी खाते हैं हम, ठीक है, और कुछ इसे मिल्क में भी ऐड करके खाते हैं रमज़ान में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चांदनी चौक लाल किला आप गए होंगे, दरीबा एक जगह है जो ज्वेलरी मार्केट है, उसके कॉर्नर पे एक शॉप है जलेबी वाले की, ठीक है। क्वेश्चन ये है क्या वो जलेबी का ट्रेडिंग बिजनेस करता है या मैन्युफैक्चरिंग? वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है। अब जलेबी देखिए एक क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है। क्या है जलेबी? फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। जलेबी का रॉ मटेरियल क्या है? मैदा है, उसमें पड़ने वाले ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, और ऑयल वगैरह, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल है। तो वो जो उस बिजनेस का मालिक है वो क्या करेगा? शुगर खरीदेगा, ऑयल परचेज करेगा, घी परचेज करेगा, मैदा परचेज करेगा, ठीक है। फिर उसे बनाएगा, बनाकर जलेबी बनाएगा। जलेबी बनने के बाद जलेबी क्या कहलाएगी? फिनिश प्रोडक्ट कहलाएगी। फिर उसे बेच देगा। तो ये जो जितना भी इसने रॉ मटेरियल हासिल करा है जलेबी बनाने के लिए, ये इसके लिए क्या है? गुड्स। क्या है इसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो सारी चीजें वो क्या होती हैं? गुड्स होती हैं। और फिर उसे वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करके सेल भी कर देता है। तो आपने एक चीज देखी परचेजिस के मीनिंग में, चाहे परचेजिस का मीनिंग आप ट्रेडिंग बिजनेस में देखो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में देखो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में सेल किया जाएगा, खुद कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर कोई भी सामान हमने खरीदा है बेचने के लिए तो वो परचेजिस है। अगर हमने कोई भी सामान बनाया है, बनाकर बेचा है, तो वो परचेजिस है। लेकिन अगर हमने सामान बना के खा लिया या सामान खरीद कर खुद कंज्यूम कर लिया तो फिर वो परचेजिस नहीं होगा। तो पता चला परचेजिस जो वर्ड है वो बेसिकली गुड्स से कनेक्टेड है। गुड्स के लिए परचेजिस वर्ड यूज होता है। और क्या होता है? परचेजिस में सामान को बेचा जाता है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी हमें क्या करना है? सेल करना है। और ट्रेडिंग बिजनेस में भी हमें क्या करना है? सेल करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स को बनाकर बेचा जाएगा और ट्रेडिंग बिजनेस में खरीद कर बेचा जाएगा। तो आई थिंक आपके परचेजिस का मीनिंग क्लियर हो गया। बहुत सिंपल है। जिन चीजों का आपके फादर का बिजनेस है वो गुड्स है और उनका खरीदना क्या है? परचेजिस। शर्त ये है कि उसे क्या करेंगे? बेच देंगे। जैसे मान लीजिए एक पर्सन का कपड़ों का बिजनेस है, जेंट्स गारमेंट्स का, ठीक है। अगर वो कपड़ा खरीदता है बेचने के लिए तो कपड़ा उसके लिए परचेजिस, खरीदना उसका परचेजिस और कपड़े क्या हैं? गुड्स। लेकिन अगर उसने कपड़े खरीदे और उसमें से कुछ कपड़े उसने अपनी फैमिली को दे दिए ताकि वो बनवा ले, तो फिर हम उसे ना तो गुड्स कहेंगे और ना हम उसे परचेजिस कहेंगे। परचेजिस वही होगा जो खरीदा जाएगा बेचने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल। हालांकि मैंने इतने एग्जाम्पल दिए बट फिर भी हम इस एग्जाम्पल को और देखते हैं। लिखा हुआ है इफ अ क्लॉथ डीलर, क्लॉथ डीलर का मतलब जो कपड़े बेचता है, अगर वो कपड़े खरीदता है बेचने के लिए तो जो कपड़े उसने खरीदे हैं उसे हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। लेकिन अगर यही कपड़े का डीलर फर्नीचर खरीदता है कस्टमर के बेचने के लिए, आपने देखा होगा ना कपड़े की दुकान पर आप जाएंगी तो वहां पर आपको क्या करना होता है? सिटिंग के लिए कुछ बैठने के लिए होता है, चेयर्स वगैरह या बेंच वगैरह। तो वो फिर उसकी क्या है? गुड्स नहीं है। वो जो फर्नीचर है वो उसकी गुड्स नहीं है बल्कि वो क्या है? असेट्स है। और असेट्स अभी हम समझेंगे असेट्स क्या होती हैं। आ गई बात समझ में? तो असेट्स हम समझेंगे असेट्स क्या होती हैं। तो देखिएगा अब जरा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस में भी हमने एक चीज देखी कि सामान को बेचा जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी सामान को बेचा जाएगा। तो ये था हमारा परचेजिस का मीनिंग, जो आई थिंक आपके अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्लियर है? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारी जो अगली टर्म्स है वो क्या है? परचेज रिटर्न से। क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है खरीदे हुए सामान को वापस कर देना। क्या होता है परचेज रिटर्न का मतलब? खरीदे हुए सामान को वापस कर देना। आई विल टेक हार्डली 5 सेकेंड्स ब्रेक। तो देखिए परचेज रिटर्न,
खरीदा हुआ सामान वापस कर देना। देखिए, खरीदा हुआ सामान वापस क्यों होता है? खरीदा हुआ सामान वापस इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका काम है शूज खरीद कर बेचना। उसने सामान खरीदा, ऑब्वियस सी बात है, ये सामान क्या है? परचेज है। लेकिन जो शूज उसने खरीदा, जब उसने चेक करा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट था शूज में। उसने वो शूज क्या करे? रिटर्न कर दिए। क्या करे? उसने वो शूज रिटर्न कर दिए। तो खरीदा हुआ सामान जब हम वापस कर देते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहा जाता है। जैसे देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है यहाँ पर वो है व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। याद रखना और अपने नोट्स में भी लिख लेना, क्रेडिटर का दूसरा नाम सप्लायर होता है। क्या होता है क्रेडिटर का दूसरा नाम? सप्लायर। जब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो जिस इंसान से खरीदा है वो हमारा लेनदार होता है, वो क्रेडिटर कहलाता है। तो लिखा हुआ है व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। जब हम खरीदा हुआ सामान रिटर्न करते हैं सप्लायर को किसी भी डिफेक्ट्स की बिना पर। अब देखिए, डिफेक्ट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर शूज की बात करें तो मान लीजिए उसमें पेस्टिंग खराब हुई है, उसमें स्टिचिंग खराब हुई है, उसमें चेन नहीं लगी हुई और उसमें लेसेस नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न्स बोलते हैं। क्लियर है बात? परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम होता है रिटर्न्स आउटवर्ड। ये याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन में भी आता है। परचेज रिटर्न्स आर ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज रिटर्न्स को क्या बोला जाता है? रिटर्न्स आउटवर्ड बोला जाता है। तो अभी हमने परचेजेस करा, फिर हमने परचेज रिटर्न्स करा। नाउ वी विल मूव विद सेल्स। अब हम क्या करेंगे? सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल्स क्या होती है। देखिए, ये नाम बहुत कॉमन से हैं, खरीदना और बेचना, लेकिन आज आपको पता चला कि इनका बिजनेस में क्या मतलब है। नॉर्मली हम किसी भी चीज के खरीदने को परचेजेज या बाय करना बोलते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया बिजनेस में खरीदने का मतलब वही है जो खरीद कर बेचा जाए। इसी तरीके से सेल्स। देखिए, सेल्स क्या होती है? यहाँ पर लिखा हुआ है द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। क्या लिखा हुआ है? जो वर्ड सेल है वो उन्हीं गुड्स के साथ लग जाता है बिजनेस में जो खरीदी जाती हैं बेचने के लिए। जैसे एक शूज बेचने वाले ने शूज खरीद कर बेचे, तो जो शूज बेचे हैं वो क्या है? सेल है। समझ में आ रही है बात? तो पता चला परचेज वर्ड भी गुड्स के साथ है और सेल्स वर्ड भी गुड्स के साथ है। अगर हमने गुड्स को खरीदा है तो हम ये कहेंगे परचेज ऑफ गुड्स, और अगर हमने गुड्स को बेचा है तो हम कहेंगे सेल ऑफ गुड्स। तो अगर हमने गुड्स खरीदा है बेचने के लिए तो वो क्या है? सेल है। जैसे जमजम बुक डिपो सामान अगर खरीद रहा है तो सारा सामान उसके लिए गुड्स है। खरीदेगा तो ये कहेगा भाई ये परचेज ऑफ गुड्स है। लेकिन जब वो आप कस्टमर जाएंगे उसके पास, स्टूडेंट जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तो वो बेचेगा। उसने पेंसिल बेची, शार्पनर बेचा, आंसर बुक बेची और शीट्स बेची, तो ये सब उसके लिए क्या है? सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई ट्रेडिंग के सेंस में। अब आगे लिखा हुआ है और विच आर प्रोड्यूस विद अ व्यू टू मेक सेल्स। या हमने कोई सामान बनाया बेचने के लिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अगर हमने कोई सामान बनाया बेचने के लिए तो उसे भी हम क्या कहेंगे? सेल्स कहेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये तो गुड्स के बारे में बात हो गई। तो एक चीज पता चली, अकाउंट्स में जब भी हम परचेज और सेल की बात करेंगे वो गुड्स के सेंस में ही होती है। खरीदना परचेज ऑफ गुड्स और बेचना सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, सेल्स का एक मीनिंग और होता है, ये पॉइंट जो है ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है, सर्विसेज से रिलेटेड है। लिखा हुआ है सेल्स ऑल्सो इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। कस्टमर को जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, उससे जो कमाया गया है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है, और उसी को हम सेल्स बोलते हैं। देखिए, रेवेन्यू और सेल्स एक ही चीज है। सामान बेचेंगे जो पैसा आएगा वही तो रेवेन्यू कहलाता है। चलिए अब मैं ये सर्विस वाला पॉइंट समझाता हूँ। मान लीजिए मैं लॉयर हूँ,
ठीक है, मैं वकालत का प्रोफेशन करता हूँ। अब ये बताइए, जब मैं वकील हूँ तो मैं कोई सामान तो बेचूंगा नहीं, मैं दाल चावल तो बेचूंगा नहीं, ना मैं कपड़े बेचूंगा। वकील का काम क्या होता है? वकील अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को सर्विसेज देता है और बदले में उनसे क्या लेता है? फीस लेता है। तो एक क्लाइंट था जो मेरे पास आया और उसे कोई केस, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसने कहा कि आप ये केस लड़ो। मैं अपनी नॉलेज, अपनी सर्विसेज उसे दे रहा हूँ। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते और महसूस कर सकते हैं। मैंने अपनी उसे सर्विसेज दी और मैंने कहा जी मेरी फीस जो है वो कितनी है? 5 लाख रुपए है। मेरी फीस कितनी है? 5 लाख रुपए है। देखिए, तो मैं बात कर रहा था सर्विसेज वाली। तो ये आप देखेंगे, ये रहा सर्विसेज वाला पॉइंट हमारा कि सेल्स ऑल्सो इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। मैं बात कर रहा था कि मैं वकील हूँ, मैंने अपनी सर्विसेज किसी क्लाइंट को दी और उसका केस मैं लड़ रहा हूँ। मैंने उससे कहा जी 5 लाख रुपए मुझे चाहिए। ये जो 5 लाख रुपए मुझे मिले हैं, इसका मतलब मैंने क्या करी है? अपनी सर्विसेज बेची हैं, अपनी सर्विसेज सेल करी हैं। ठीक है, और जो मेरे पास 5 लाख रुपए है वो मेरी क्या है? रेवेन्यू है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं टीचर हूँ और बच्चों को कोचिंग या ट्यूशंस देता हूँ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, मैं बच्चों को जो कोचिंग दे रहा हूँ या ट्यूशन दे रहा हूँ, मैं उन्हें कोई मोमोज या बिरयानी या कुछ खाने पीने का सामान तो बेच नहीं रहा। मैं अपनी नॉलेज, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं? फीस दे रहे हैं। तो स्टूडेंट से जो मुझे फीस मिल रही है वो मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? सेल्स। तो पता चला सामान के बेचने को भी क्या बोला जाता है? सेल्स। और सर्विसेज के बेचने को भी क्या बोला जाता है? सेल्स बोला जाता है। ये बातें याद रखना। लेकिन ज्यादातर बिजनेस में गुड्स का ही ज्यादा बात होती है, लेकिन आप याद रखना, चाहे गुड्स को बेचें या सर्विसेज को बेचें, दोनों ही चीजें क्या होती हैं? आपकी सेल्स होती हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा था परचेज में, बट यहाँ पर बात होगी सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां बात हुई थी परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ अ क्लॉथ डीलर, क्या लिखा हुआ है? इफ अ क्लॉथ डीलर सेल्स क्लॉथ। क्लॉथ डीलर है यानी कि कपड़े का काम करने वाला, कपड़े का काम करता है, तो कपड़े इसके लिए गुड्स हो गई। और जब ये कपड़े बेचेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। लेकिन अगर वही क्लॉथ डीलर क्या करता है? पुराना फर्नीचर या पुराना टाइपराइटर बेचता है, तो हम उसे सेल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उन चीजों में डील नहीं करता। जैसे परचेज, कैश परचेजेज और क्रेडिट परचेज होता है, इसी तरीके से सेल्स भी क्या होती है? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स होती हैं। आई थिंक ये पॉइंट भी आपके अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? सेल्स रिटर्न्स। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? सेल्स रिटर्न्स। ये भी बिल्कुल सिंपल है। मैंने किसी को सामान बेचा, उसमें कोई डिफेक्ट निकला, उसने वो सामान लाकर मुझे वापस कर दिया, तो ये क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न्स। क्या कहलाता है ये? सेल्स रिटर्न्स। जैसे खरीदने में हम कोई सामान वापस कर देते हैं, इसी तरीके से बेचने में भी कोई सामान वापस हो जाता है। सामान वापस इसलिए होता है, उसमें या तो कोई डिफेक्ट्स होता है या जैसा हमने कहा था वैसा वो प्रोडक्ट नहीं है। तो अब जरा देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय सम कस्टमर्स। हमने जिन्हें सामान बेचा था वो हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय सम कस्टमर्स आउट ऑफ सेल्स ऑलरेडी मेड टू देम। जो सेल्स हमने उन्हें करी थी उसमें से, देखिए एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा और आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जब हम किसी को सामान बेचते हैं और वो अगर हमें कैश दे देता है, क्या कहा मैंने? जब हम किसी को सामान बेचते हैं और वो हमें कैश दे देता है, तो सामने वाला पर्सन क्या कहलाता है? कस्टमर। क्या कहलाता है? सामने वाला पर्सन कस्टमर कहलाता है। लेकिन जब हम किसी को सामान बेचते हैं उधार में,
तो सामने वाला पर्सन हमारा क्या बन जाता है, डेटर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है, देनदार। उधार बेचने पर सामने वाला पर्सन देनदार बनता है और कैश में बेचने पर सामने वाला पर्सन क्या बन जाता है, कस्टमर बन जाता है। तो अगर हमने किसी को सामान बेचा और उसने हमें वो सामान वापस कर दिया तो वो क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न्स कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब चाहे हम सामान कैश में बेचें या उधार में बेचें, अगर सामान वापस आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न्स कहलाएगा। सेल्स रिटर्न्स का एक दूसरा नाम होता है रिटर्न्स इनवर्ड। क्या होता है सेल्स रिटर्न्स का दूसरा नाम, रिटर्न्स इनवर्ड। सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स इनवर्ड। बताइए, क्लियर हो गई बात ये। तो अभी हमने डिस्कस करा परचेजेस, फिर हमने डिस्कस करा परचेज रिटर्न्स, सेल्स डिस्कस करा, सेल्स रिटर्न्स डिस्कस करा। चलिए अब हम आगे की तरफ और आते हैं। कुछ और ट्रांजैक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। किसकी बात करते हैं, ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन। पता चला कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो, सामान को खरीदने की, बेचने की, कंप्यूटर को खरीदना बेचना, मोबाइल को खरीदना बेचना, लैपटॉप को खरीदना बेचना, सब्जियां फ्रूट्स खरीदना बेचना, ठीक है, किसी को किराया देना, किसी को सैलरी देना, एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे करना, कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो उसमें कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, गुड्स का एक्सचेंज होता है या सर्विसेज का एक्सचेंज होता है फॉर अ कंसिडरेशन। अभी ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना फॉर अ कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या होता है, मनी। क्या होता है इसका मतलब, मनी। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरी पेस्ट्री की दुकान है और आप मेरी पेस्ट्री की दुकान पर आई, ठीक है। एक स्टूडेंट ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है सलमा। सलमा मेरी दुकान पर आई और मैं सेलर हूँ, सलमा परचेजर है। मैंने सलमा को सामान उसने कहा 500 रुपए की पेस्ट्रीज दे दीजिए। मैंने कहा ओके ठीक है। अब जरा इधर देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें इस ट्रांजैक्शन में जो हम समझेंगे, इस ट्रांजैक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि वो जो पेस्ट्रीज हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं। मैं दे रहा हूँ सलमा को गुड्स और सलमा ने बदले में कंसिडरेशन में मुझे क्या दिया, मनी दी। क्या दी मुझे, मनी। तो ये जो जहाँ जहाँ ये कंसिडरेशन की बात आती है ना, इसका मतलब मनी होता है, कैश होता है। और देखिए सलमा और मैं दो पर्सन हो गए, दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, 4 5, कोई लिमिट नहीं है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों में गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होना और बदले में क्या मिलती है, मनी। अब देखिए सर्विसेज भी एक्सचेंज होती है। जैसे मैंने क्या करा, बच्चों को पढ़ाया, मैंने कोई सामान तो बेचा नहीं, इसका मतलब मैंने अपनी सर्विसेज एक्सचेंज करी। मैं वकालत करता हूँ, लॉयर हूँ, मैंने अपनी सर्विसेज एक्सचेंज करी और बदले में क्या लिया, बदले में मैंने कैश लिया। अब हमारी देखिए जो आगे की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हम देख सकते हैं। इसमें आगे के ट्रांजैक्शंस क्या हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, फाइनेंशियल का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या होता है फाइनेंशियल का मतलब, इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए किसी भी ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल होने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। किसी भी ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल होने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब वो दो कंडीशंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ मनी, के ट्रांजैक्शंस क्या होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए। और दूसरा जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पहली कंडीशन क्या आ गई आपकी, इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी कंडीशन क्या आ गई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। आज आपने देखा होगा हर ट्रांजैक्शन की कोई ना कोई मनी वैल्यू है। आप किताब खरीदने जाएं 200 रुपए की किताब, तो इसकी मनी वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपए। आप हेडफोन खरीदने गए, 1000 रुपए का हेडफोन है, तो इसकी मनी वैल्यू क्या हो गई, 1000 हो गई। पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम, जहां पर चीजों की मनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी, बट अब चीजों की मनी वैल्यू हो गई है। चलिए समझते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। मान लीजिए
आप मैकडी गए, मैं गया मैकडी गया, मैकडी में जाकर मैंने मैक आलू टिक्की बर्गर जो आता है उसका मील कॉम्बो होता है वो ऑर्डर करा, जिसमें आलू टिक्की बर्गर फ्रेंच फ्राइज कोल्ड ड्रिंक मिलती है। ठीक है, 120 रुपीज़ का था टैक्स वगैरह इंक्लूड करके। तो बताइए इस ट्रांजैक्शन में इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि ट्रांजैक्शन की मनी वैल्यू कितनी है, 120 रुपये। कितनी है मनी वैल्यू, 120 रुपये। मैंने उसे 120 रुपीज़ दिए, उसने कंप्यूटर में टक टक करा और कंप्यूटर से एक वाइट स्लिप निकाल कर दे दी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने उसके साथ करी है। वो जो वाइट स्लिप है वो कहलाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या कहलाता है वो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यानी कि मैंने मैकडी में जो ऑर्डर करा है वो मेरी क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या है वो, मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसी तरीके से मैं वुडलैंड गया, वुडलैंड से मैंने 5000 का शूज़ लिया। 5000 का जो शूज़ है 5000 रुपये इन टर्म्स ऑफ मनी है। मैंने पेमेंट करी, बदले में उसने मुझे एक पेपर दे दिया, वो क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो बिल है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहेंगे। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और ट्रांजैक्शन। मान लीजिए आप बिग बाजार गए, आप बिग बाजार गए और आपको बिग बाजार से क्या परचेज करना है, मैंगो परचेज करना है, आम परचेज करने। आपने 5 पीसीज मैंगो के लिए उसका वेट कराया, वेट करा के उसका जो भी अमाउंट था काउंटर पे आपने वो दिया और उसने आपसे 200 रुपये ले लिए और आपको एक वाइट स्लिप दे दी। तो बताइए ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही बात है, इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें मनी वैल्यू भी आ गई और इसमें मनी वैल्यू भी आ गई और इसमें क्या हो गया, बिल भी आपको मिल गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मिल गया। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आप बल्ली मारान में हैं, एक पर्सन हैंड कार्ट पे मैंगो बेच रहा है, आपने उससे 2 kg मैंगो लिए, मैंगो का अमाउंट बना 100 रुपीज़, 2 किलो मैंगो 100 रुपीज़ के बने। इन टर्म्स ऑफ मनी तो है, ठीक है। जब आप उससे कहेंगे लाओ जी बिल दो, वो कहेगा कि मेरे पास तो बिल है नहीं, हम बिल देते भी नहीं, और सही बात है, लोकल एरिया में कोई बिल नहीं देता। तो अब सवाल ये है, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, नहीं, इसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो पता चला जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं वो सब की सब कैश ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर कैश ट्रांजैक्शन के साथ बिल मिल जाए तो वो फाइनेंशियल बन जाती है, अगर कैश ट्रांजैक्शन के साथ बिल मिल जाए तो वो फाइनेंशियल बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको डेयरी मिल्क आती है चॉकलेट, सिल्क आपको परचेज करनी है, 65 रुपीज़ की है सपोज, छोटी वाली। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा मुझे एक सिल्क चाहिए, 65 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ मनी तो अवेलेबल है, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ मनी है। अब आप उससे बिल मांगेंगे, वो आपको बिल देगा नहीं, क्योंकि वो कहता है जी हम बिल देते ही नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन लेन देन तो हुआ है, ये ट्रांजैक्शन कहलाएगी कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर यही सिल्क चॉकलेट आप किसी बिग बाजार से परचेज करते हैं, मॉडर्न बाजार से परचेज करते हैं, 24/7 से परचेज करते हैं, इजी डे से परचेज करते हैं, 65 रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ मनी है, वो आपको बिल देंगे, उसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसे हम फिर ये क्या बन जाएगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पता चला आज के टाइम में लोग कैश ट्रांजैक्शन भी करते हैं और फाइनेंशियल भी करते हैं, लेकिन याद रखिए जहां पॉसिबल है आपको बिल लेना चाहिए। आप मेट्रो से ट्रेवलिंग करते हैं, आपके पास कार्ड है, ठीक है, आप टोकन नहीं लेते, आप कार्ड यूज करते हैं, आपने रिचार्ज कराया 200 रुपीज़ का, 200 रुपये है, ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ मनी है। बाद में वो आपको एक वाइट कलर की स्लिप देता है जो हम वहीं पर ही छोड़कर आ जाते हैं, बल्कि हमें वो स्लिप लेनी चाहिए। तो ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो बिल होता है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वो आगे के लिए हमारे काम आता है कि अगर इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट करके उस डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात। तो लोकल एरिया में आप डेली लाइफ में जो कुछ परचेज करते हैं, चाहे आप खाने पीने का सामान परचेज करें, चाहे आप बुक्स परचेज करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नमकीन, मोमोज, शावरमा एंड मेनी मोर थिंग, आपको बिल नहीं मिलता, हर चीज़ की मनी वैल्यू है, इसे कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। लेकिन यही सारी चीज़ें अगर आप ऐसी जगह से लेते हैं जो आपको बिल दे रहा है तो फिर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
कहा जाएगा। और याद रखिएगा एक बात, अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। एक वो मनी की टर्म्स हो, और दूसरा उसका क्या हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। क्या हो दूसरा उसका, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। बताइए, क्लियर हो गई बात ये। अब हम बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन, हालांकि हमने समझ लिया है। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पर कैश फौरन दे दिया जाए उसे कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। मैं मार्केट गया, मुझे 1 kg एप्पल चाहिए थे, मैंने सेब परचेज करे, मैंने 100 रुपीज़ दिए, कैश ट्रांजैक्शन है। आप घर से स्कूल आए, रिक्शा करी, रिक्शा वाले को 20 रुपए दिए उसकी मजदूरी के, ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। तो देखिए, इसका मतलब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी क्या करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जहां पर ट्रांजैक्शन की वैल्यू का, अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एप्पल परचेज कर रहा हूं, सेब परचेज कर रहा हूं 1 kg, तो 1 kg एप्पल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपीज। तो यहाँ वैल्यू का मतलब क्या है, मनी। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जहां पर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड इमीडिएटली, जहां पर सेटल्ड का मतलब पे कर दें या रिसीव कर लें इमीडिएटली इन कैश, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे आप स्कूल में कैंटीन से समोसा, कोल्ड ड्रिंक, पैटीज वगैरह ये सारी चीज़ें परचेज करते हैं, फ़ौरन पेमेंट कर देते हैं, ये क्या कहलाती हैं, कैश ट्रांजैक्शन। शॉपिंग करने गए, फ़ौरन पेमेंट कर दी, कैश ट्रांजैक्शन। आप कुछ सामान बेच रहे हैं, सामान बेचा, पैसा आया फ़ौरन, ये कैश ट्रांजैक्शन। हियर आई वांट टू से वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, कैश का मतलब यहाँ पर एक तो वो जो कैश होता है, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये भी है। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करते हैं तब भी वो कैश ट्रांजैक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे आजकल कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत होती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर देते हैं, तो इन्हें भी हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। आपके लिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर बेचा 20,000 रुपये का, कंप्यूटर खरीदा 40,000 रुपये का, तो ये सब क्या कहलाती हैं, कैश ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। समझ में आ गई बात। तो अब जरा हम देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या है हमारी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और आज की क्लास की ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट का मतलब उधार। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। बिजनेस में उधार भी चलता है और बिजनेस में कैश भी चलता है। ठीक है, तो बिजनेस में उधार भी चलता है और बिजनेस में क्या चलता है, कैश भी चलता है। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जहां पर ट्रांजैक्शन की वैल्यू का मतलब मनी, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जहां ट्रांजैक्शन की वैल्यू इज नॉट सेटल्ड इमीडिएटली इन कैश, फौरन कैश में सेटल नहीं होती, बट द पेमेंट इज पोस्टपोन और प्रोमिस टू अ फ्यूचर डेट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब ये है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार ट्रांजैक्शन होती है जहां पर ना तो फौरन कैश आता न फौरन कैश जाता, बल्कि फ्यूचर में पेमेंट होगी या फ्यूचर में कैश रिसीव करेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब जरा देखिए, ये उधार ट्रांजैक्शन में एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरी पेस्ट्री की दुकान, ठीक है, कोई पर्सन मेरे पास आया, 500 रुपए की पेस्ट्रीज ली, मुझे 500 रुपए दे दिए, कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा एग्जांपल, कोई पर्सन मेरे पास आया, 500 रुपए की पेस्ट्रीज ली, कहा मैं ये पेस्ट्रीज जो हैं इसके 500 रुपए बाद में दूंगा आपको, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब तीसरा एग्जांपल, एक पर्सन आया, उसने कहा कि 500 रुपए की पेस्ट्रीज दे दो, लेकिन उसने मुझे 300 रुपए दिए और कहा बाकी के जो 200 रुपए हैं वो बाद में ले लेना। तो जो 300 रुपए मुझे दे दिए वो क्या है, कैश ट्रांजैक्शन, और जो 200 रुपए मुझे बाद में मिलेंगे वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन।